हेलो एवरीवन। जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं माही पाठशाला चैनल। आज का यह वीडियो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष पर आधारित है। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मगध साम्राज्य की उत्कर्ष के बैकग्राउंड के बारे में जान लें। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से कुछ महाजनपद काफ़ी शक्तिशाली थे, जैसे अंग, काशी, अवंती, मगध आदि। लेकिन इनमें से मगध महाजनपद अपने विशेष भौगोलिक परिस्थितियों और साम्राज्यवादी शासकों के कारण धीरे धीरे एक साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया। इस महाजनपद के शासकों ने धीरे धीरे आसपास के महाजनपदों को मगध में शामिल कर लिया, जिससे इसका क्षेत्र काफ़ी विशाल हो गया और तब इसने एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। मगध साम्राज्य को स्थायित्व और मजबूती प्रदान करने वाला पहला शासक बिंबिसार था, जिसे हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद इसी वंश में अजातशत्रु और उदयन भी हुए, जिन्होंने इस साम्राज्य को मजबूती प्रदान की और इसका क्षेत्र विस्तार किया। हर्यक वंश के बाद क्रमशः शिशुनाग वंश और नंद वंश हुए, जिसके शासकों ने प्रारंभिक समय में मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए अब हम लोग इन वंशों अर्थात हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर्स को देखते हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी जिनका पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वंश के साथ प्रारंभ होता है? ए मौर्य वंश, बी नंद वंश, सी हर्यक वंश, डी शिशुनाग वंश। दोस्तों, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वह हर्यक वंश के साथ प्रारंभ होता है। थोड़ा सा यहाँ इसका हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, जिससे संबंधित कई क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखते हैं हम लोग। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के शासन के साथ प्रारंभ हुआ। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो था वह बिंबिसार था। उसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है या माना जाता है। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी तथा दूसरी लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रघोत के राज्य में चिकित्सार्थ के लिए भेजा था। दोस्तों, यहाँ कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इससे बन रहे हैं। तो जैसे कि अगर ये पूछा जाए कि अंग राज्य को मगध में किसने शामिल किया, तो उसका आंसर क्या होगा? बिंबिसार। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मत्स्य पुराण में या पुराणों में बिंबिसार को क्या कहा गया है? तो क्या जवाब होगा? क्षेत्रोजस। या कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि क्षेत्रोजस किसका उपनाम था? तो किसका उपनाम था? बिंबिसार का। वहीं अगर ये पूछा जाए कि श्रोणिक किसका उपनाम था, तो भी जवाब क्या होगा? बिंबिसार। तो थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से ये भी पूछा जाता है कि कौशल देवी किसकी पत्नी थी? तो वह बिंबिसार की पत्नी थी। या कौशल देवी किसकी बहन थी? तो वह प्रसेनजीत की बहन थी। तो थोड़ा सा इस टाइप के सवाल को भी आप ध्यान रखें, जो आपके एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद को किस शासक ने मगध में शामिल किया? दोस्तों, हम लोगों ने अभी देखा था कि अंग महाजनपद को जो है वह बिंबिसार ने मगध में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिक किसका उपनाम था? कुनिक
किसका उपनाम था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। दोस्तों कुनिक जो है वह अजातशत्रु का उपनाम था। अजातशत्रु अर्थात यह जो है अपने पिता की हत्या करके मगध का शासक बना, इसलिए इसे प्रतहंता के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी यह सब सवाल पूछा जाता है कि प्रतहंता के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका जवाब क्या होगा? अजातशत्रु। हालांकि उदयन ने भी बाद में अजातशत्रु की हत्या करके ही गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन आप के क्वेश्चन में जिस तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे आप उसी अनुसार से इसको सही करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग जरा इसका डिटेल कि अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत अजातशत्रु ने काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। कभी कभी ये पूछता है कि काशी और वज्जी संघ को किसने मगध साम्राज्य में मिलाया, तो उसका जवाब क्या हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु के मंत्री वश्यकार द्वारा वैशाली के वज्जी संघ में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमुलस तथा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। दोस्तों कई बार ये सवाल पूछता है, जैसे अजातशत्रु का मंत्री कौन था, तो मंत्री उसका था वश्यकार। दूसरा सवाल ये पूछता है कि किसने सबसे पहले रथमुलस या महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था, तो किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दोस्तों कई बार ये सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि मैं किसके काल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो किसके काल में क्या आयोजन किया गया था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। या कभी ये सवाल अगर पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति किसके शासनकाल में हुई थी, तो उसका भी जवाब क्या होगा? अजातशत्रु। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। आगे देखते हैं, ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसी में बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दोस्तों यह भी कई बार पूछा गया है या पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी ध्यान रखें। और कई बार ये पूछा जाता है कि सूत पिटक और विनय पिटक को लिपिबद्ध किस बौद्ध संगीति में किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। इसे भी ध्यान रखें आप लोग। एक लाइन और देखते हैं हम लोग कि अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी जाती है और इस तरीके से अजातशत्रु का अंत हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है ऊपर में कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वह उदयन ने की थी। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसका पुराना नाम कुसुमपुरा भी था, नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। उदयन जो है जैन धर्मावलंबी था। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा हर्यकवंशी शासक जो था वो जैन धर्मावलंबी था, तो उदयन था। तो इसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों कई बार यह सवाल पूछा गया है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वह नागदशक था, जिसे शिशुनाग नामक उसके अमात्य ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश की नींव डाली। तो ये आप लोग ध्यान रखें।
नेक्स्ट सवाल है कि श्रोणिक किसका उपनाम था। हम लोगों ने सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन पे ही चर्चा की थी कि श्रोणिक जो है वह बिंबिसार का ही उपनाम था और जैन ग्रंथ के अनुसार इसे श्रोणिक कहा जाता था। जैसे यहाँ पे हमने चर्चा भी की है कि जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती तथा वत्स को किसने मगध में मिलाया। ए अजातशत्रु ने, बी उदयन ने, सी शिशुनाग ने, डी बिंबिसार ने। दोस्तों अवंती तथा वत्स को जो है शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। यहाँ थोड़ा सा इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। शिशुनाग ने वज्जी संघ के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग के बाद कालाशोक या काकवर्ण मगध का शासक बना। उसने पुनः वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासन काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। दोस्तों इस बौद्ध संगीति की एक जो विशेषता थी या मैंने कह सकते हैं, इसी बौद्ध संगीति में जो मतभेद उत्पन्न होने के कारण यहाँ बौद्ध धर्म दो संप्रदाय स्थविर और महासांघिक में बंट गया। तो कभी कभी यह पूछता है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संप्रदाय स्थविर या महासांघिक में बंट गया, तो वह द्वितीय बौद्ध संगीति में बंट गया था। इसे आप ध्यान रखें। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन या महानंदिन था। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखें कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह नंदीवर्धन या महानंदिन, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए आप लोग इसे दोनों नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है वैशाली को मगध की राजधानी किसने बनाया था। दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की है कि वज्जी संघ पर जो है नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह कालाशोक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस शासक को पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया है। ए महापद्म नंद को, बी अजातशत्रु को, सी बिंबिसार को, डी चंद्रगुप्त मौर्य को। दोस्तों पुराणों में जो है महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है। इसका हम लोग जरा डिटेल से देख लेते हैं। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद एक शूद्र शासक था और पुराणों में ही इसे सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला एवं भार्गव अर्थात दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। किसके लिए ये सारे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो महापद्म नंद के लिए जो है सर्वछत्रांतक या भार्गव या क्षत्रियों का नाश करने वाला या दूसरा परशुराम नामक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसे आप ध्यान में रखें। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। पहला कि एकराट या एक छत्र की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसने धारण की थी, महापद्म नंद ने एकराट और एक छत्र नामक उपाधि धारण की थी। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिकंदर का समकालीन कौन सा शासक था, तो सिकंदर का समकालीन कौन था, घनानंद था। ये पूछा जा सकता है कि यूनानी लेखकों में घनानंद को क्या कहा गया है, तो अग्रमीज कहा गया है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। हम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर का समकालीन कौन था। दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है इसके सिकंदर का समकालीन जो था वह कौन था, घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी कौशाम्बी। दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वह राजगृह या गिरिवर्ज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्राचीनतम सिक्के थे। ए तांबे के, बी सोने के, सी चांदी के, डी पीतल के। दोस्तों भारत के प्राचीनतम सिक्के जो थे वह चांदी के थे, जो याहत सिक्के कहलाते थे।
तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु का संबंध किस वंश से था? तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अजात शत्रु का जो संबंध है वह हर्यक वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज्यवंश ने शासन किया? ए मौर्य वंश, बी हर्यक वंश, सी शुंग वंश और डी कुषाण वंश। दोस्तों नंद वंश के बाद जो है वह मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट सवाल है, मगध का कौन सा शासक अप्रू परशुराम के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मगध का जो है महापद्मनंद शासक जो है वह अप्रू परशुराम अर्थात दूसरे परशुराम के रूप में अर्थात भार्गव के रूप में भी जाना जाता है। और इस तरीके से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और साथ ही साथ उससे संबंधित ये इसकी व्याख्या थी जो इग्नू और एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित है। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।